ढूंढा था मैंने अंधेरे में जलती लो बनकर। स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 179 रेड हार्ट। अगला सवेरा सुबह के करीब 9 बज रहे थे। मल्होत्रा मेंशन में एक गहरी काली रात बीत चुकी थी। मेंशन के अंदर बाहर करीब 15 से भी ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे थे। कुछ धुएं की कालिख पर दोबारा रंग पोत रहे थे, तो कुछ जले हुए सामान को बाहर निकाल रहे थे। सामने ही गौरव खड़ा सभी को काम बता रहा था। वो भी उनके साथ कामों में लगा ही हुआ था कि तभी उसकी नजरें डाइनिंग एरिया में बैठी प्रियल पर गईं, जो फलों की सजी थाल में चम्मच चला रही थी। उसे देख गौरव सिर नमे हिलाकर उसकी तरफ बढ़ गया। वहीं अपनी ही दुनिया में खोई प्रियल को तो मालूम भी नहीं चला कि कब उसके ख्यालों का बस उसके शरीर पर चलने लगा। एक बार फिर उसकी आंखें आंसुओं से भर उठीं। कल हुआ हादसा वो शायद मरते दम तक नहीं भूल सकती थी। इसी सोच में वो गुम थी ही कि तभी किसी ने उसके कंधों पर हाथ रख शरारत भरे लहजे में पूछा, जान, यहाँ फल तुम्हारे खाने के लिए हैं, ना कि इनके साथ खेलने के लिए। चलो जल्दी खत्म करो इन्हें। ये सुनते ही प्रियल चौंक कर पलट गई तो गौरव की नजरें सीधे उसके आंसुओं पर गईं। उसे इस तरह देख गौरव का दिल फिर दुखने लगा। वहीं प्रियल बिना गौरव के चेहरे को देखे सिर झुकाकर रह गई। गौरव उसे देखते हुए एक हल्की सांस छोड़कर उसके ही पास में बैठ गया और अपने हाथों में उसके हाथ से चम्मच लेकर उन फल के कटे टुकड़ों को उसकी तरफ ले जाने लगा। मगर उसे देखते ही प्रियल अपनी जगह से उठ बैठी। उसे वहां से जाता देख गौरव ने झटके से आगे बढ़कर प्रियल की कलाई पकड़ ली तो प्रियल अपने आंसू संभाले बोली, अभी नहीं गौरव, मैं भाई के पास जा रही हूँ, बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। उसकी बात सुनकर गौरव अपने भाव और नरमी में बदलकर उसके सामने आया। वो बड़े प्यार से उसके गालों को छूकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, प्रियल, तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, मगर प्रियल, मैं ये सब तुम्हारे ही लिए कर रहा हूँ। इस वक्त तुम्हारा रेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। शाम को हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। इतना स्ट्रेस लेना तुम्हें और कमजोर कर देगा। प्लीज मेरी खातिर थोड़ा कुछ खा लो, फिर हम दोनों सर को देखने चलेंगे। प्लीज। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कल रात से तुमने कुछ खाया नहीं, सुबह से रोती जा रही हो, ऐसे में तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। देखो, अजित ने भी जाने से पहले कहा था ना कि वो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, मेरे बारे में ना सही, मगर उसके बारे में, हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। उसे भी आराम की जरूरत है। श्मशान घाट से निकलकर तुम सुबह से हॉस्पिटल में ही थीं। रियांश सर को भी अगर मालूम चला कि मैंने उनकी लाडली बहन ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो वो पक्का मेरी जान। गौरव ने बस इतना ही कहा था कि तभी प्रियल ने झटके से आगे बढ़कर उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। गौरव चौंक गया। अब प्रियल फूट पड़ी। वो गुस्से से रोती हुई बोली, बस करिए, आज के बाद ये शब्द अपने मुंह से मत निकालिएगा गौरव, वरना मैं आपसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी, समझे? पहले ही भाई को खो दिया है मैंने। गौरव, अब और मैं सह नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। ये कहते हुए वो तेज तेज रोने लगी। उसकी बढ़ती सांसें देखते ही गौरव ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। वो प्रियल को मजबूती से पकड़ हल्के शब्दों में बोला, आई एम सॉरी, जानता हूं कि जो कुछ हुआ है उससे निकलना आसान नहीं है, मगर प्रियल, मैं ये सब तुम्हारे ही लिए कर रहा हूं। इस वक्त तुम्हारा रेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। शाम को हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। इतना स्ट्रेस लेना तुम्हें और कमजोर कर देगा। प्लीज मेरी खातिर थोड़ा कुछ खा लो, फिर हम दोनों सर को देखने चलेंगे। प्लीज। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। प्रियल अब बिल्कुल शांत हो गई। वो बिना किसी भाव के दोबारा कुर्सी पर बैठ गई तो गौरव के होंठों पर भी एक बड़ी सी मुस्कान खिल उठी। वो जल्दी से उसके पास बैठा और अपने हाथों में चम्मच पकड़े उसे दोबारा फल खिलाने लगा। कुछ ही पल में किचन से काकी हाथों में गिलास पकड़े बाहर आईं। उनके हाथों में दूध से भरा गिलास था।
गौरव और प्रियल को देख वो मुस्कुराते रहने की कोशिश करते हुए नजरें चुराती हुई बोली, बेबी ये लीजिए आपके लिए दूध, मैं नाश्ता भी लगाती हूँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, इसलिए अब बिना कोई बहाना किए ये सब खत्म कर लीजिए। ये सब कहकर वो वहां से जल्दी में जाने को पीछे मुड़ी। कुछ कदम चलते ही उनकी आंखें झलक उठीं, एक दर्द उनके सीने में चुभने लगा। वो जैसे ही दूसरा कदम आगे बढ़ने को हुई, वैसे ही उनके कानों में प्रियल की आवाज आई, आपने कुछ खाया आंटी? ये सुनते ही उनके कदम रुक गए। सुमित्रा अपने आंसू बड़ी मुश्किल से छुपाकर पीछे पलटी और फिर बोली, हाँ बेबी मैंने खा लिया। उनकी बात सुनते ही प्रियल के होंठों पर एक झूठी हंसी आ गई। वो हूं करके बोली, आपको झूठ बोलना भी नहीं आता आंटी, फिर क्यों बोलती हैं? प्लीज आप भी कुछ खा लीजिए, आपको दवाइयां भी लेनी होंगी ना। पास बैठा गौरव भी प्रियल को खाना खिलाते हुए उन्हें देखने लगा, मगर काकी ने नजरें फेर लीं। वो बोली, ऐसा नहीं है बेबी, वो बस भूख नहीं है। उनकी बात सुनकर अब प्रियल आगे कुछ नहीं बोली। अपने आंसू रोकते हुए उसने फिर पूछा, दिया ने कुछ कहा, वो कैसी हैं? ये सुनकर काकी ने तुरंत जवाब दिया, वो प्रतीक सर हैं उनके साथ, वो अभी बेहोश हैं। ये कहते हुए उन्हें वो पल याद आने लगा जब दिया टूटी हुई अपने सामने अजित की जलती चिता को देखते हुए बेसुध सी जमीन पर गिर गई थी। मगर हर बार की तरह फिर प्रतीक ने उसे संभाल लिया था। इतना सब आखिर वो बेचारी सहती भी कैसे? काकी अपने ख्यालों से निकलकर प्रियल से बोली, बेबी आप खाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ये कहते ही वो तेजी से किचन की तरफ बढ़ गईं। उधर गौरी का घर, गौरी के डैड आराम से सोफे पर बैठे, हाथों में कॉफी मग पकड़े कॉफी पीते हुए मुस्कुराए जा रहे थे। अचानक उनकी नजरें सीढ़ियों से नीचे आती अपनी बीवी पर गईं। उन्हें देखते ही उनकी मुस्कान दुगनी हो उठी। वो अपनी जगह से उठे और उस तरफ देख हंसते हुए बोले, अरे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उनकी बात सुनते ही गौरी की मां की नजरें फैल उठीं। वो अपने पति की आंखों में एक अजीब सी चमक देख रही थीं, मगर हाल ही में इतना सब होने के बाद ये खुशी उन्हें समझ नहीं आई। तभी गौरी के डैड हंसकर बोले, मां हो ना तुम मेरी बेटी की, जितना हक सीता बेंदाले मेरा है उसकी खुशियों पर, उतना तुम्हारा भी है। सारे नौकरों से कह दो कि गौरी आकाश की एंगेजमेंट की सारी तैयारियां करवा दो। दूर दूर से बड़े बड़े बिजनेसमैन्स और काफी सारे लोगों को मैं इनविटेशन भेजने वाला हूं। उनकी बात सुनकर गौरी की मां फिर चिंता में बोली, आप समझते क्यों नहीं हैं, गौरी ये शादी नहीं करना चाहती। उनकी बात बीच में ही काटकर गौरी के डैड तेज आवाज में अपने नौकर को आवाज लगाते हुए बोले, राजेश राजेश। उन्हें चीखा सुन राजेश किचन से भागते हुए बाहर आया। तभी वो गुस्से से बोले, डेकोरेशन शुरू करवा दो, सब कुछ तैयार चाहिए मुझे शाम तक। उनकी बात सुनकर राजेश जी सर कहकर वहां से तेजी से निकल गया। उसके जाते ही गौरी की मां फिर बोली, मगर गौरी रतिक से प्यार करती है। ये सुनकर अब उनके पति के आगे बढ़ते कदम रुक गए। वो पीछे मुड़े और अपनी बीवी यानी गौरी की मां को देखकर बोले, वो क्या चाहती है क्या नहीं, ये सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम बस वो करो जितना तुमसे कहा गया है, समझी? उनकी बीवी अब उनकी बात बीच में टोक कर बोली, मगर गौरी का कोई आता पता भी नहीं है हमें, पहले गौरी को ढूंढना चाहिए। उनके पति बीच में ही हंसते हुए बोले, वो एंगेजमेंट से पहले पहुंच जाएगी, समझी तुम? और उस रथिक की शादी होनी है कुछ ही घंटों में, तो अब तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। ये कहते ही वहां से तेजी से निकल गए। वहीं उनके जाते ही गौरी की मां वहीं सीढ़ियों पर सिर पकड़कर बैठ गईं। वो खुद से चिंता भरे स्वर में बोली, न जाने क्या होगा मेरी बच्ची का, कैसे वो खुद को संभालेगी। ये कहते हुए उन्होंने दोबारा गौरी को फोन लगाना चाहा, मगर अब भी उसका फोन बंद आ रहा था। ऋतिक का घर जोर शोर से बारात लेकर निकलने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। पूरा घर सजा हुआ था, वहीं बैंड बाजे की आवाज पूरी कॉलोनी में शोर कर रही थी। उन्हीं के बीच मिसेज शर्मा अपने फोन को देख आंखों में नमी लिए बोली, कहाँ हो बेटा तुम, क्या जवाब देंगे हम सबको?
सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उनकी बात खत्म हुई ही थी कि तभी वहां उनकी भाभी आ पहुंची। वो उन्हें देख बोली, दीदी क्या हुआ? आखिर ये ऋतिक रहा कहाँ गया है? बारात का समय हो चुका है और वो कल से ही गायब है। उनकी बात सुनकर मिसेज शर्मा झटके से पलटी और बात को संभालते हुए अपने आंसुओं को छिपाकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, काम था उसे, इसलिए चला गया था। ऊपर से आप इन बड़े शहरों की भीड़ जानती ही हैं, हर जगह ट्रैफिक जाम लग जाता है, वो वहीं कहीं फंसा होगा, आ जाएगा। मगर तभी वहां उनके भैया भी आकर बोले, मगर जीजी अब तक तो नहीं आया ना? देखिए समय भी बीत रहा है, लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे, क्या जवाब देंगे हम उन्हें? ऊपर से ऋतिक फोन भी नहीं उठा रहा। उन सभी को अब परेशान होते देख मिसेज शर्मा जल्दी से बोली, आप चिंता मत करिए, मैं उसके पापा से बात करती हूँ। ये कहकर वो वहां से तेजी में निकल गई। वहीं उनके जाते ही उनकी भाभी अपने पति को देख बोली, सुनिए तो, कहीं ऋतिक किसी लड़की वड़की के चक्कर में भाग भाग नहीं गया ना? मेरा मतलब मैंने देखा था, वो खुश भी नहीं लग रहा था इस रिश्ते से, हर वक्त बस अपने फोन में घुसा रहता था। मैंने तो कई बार उसके मुंह से किसी लड़की का नाम सुना है। वो याद करने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ गौरी गौरी नाम काफी लेता था, गो। फोन को देखते हुए वो आगे कुछ कहती, उससे पहले ही उनके पति ने उन्हें डांटकर चुप रहने का इशारा किया। वो बोले, बस करो वैशाली, हर वक्त अपनी ये छोटी बुद्धि जरा कम चलाया करो तुम, और हाँ अपनी ये बकवास बाहर किसी के सामने मत करना, वरना तुम्हारी वजह से अगर मेरी बहन और मेरे परिवार के रिश्ते में जरा सी भी दरार आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ये कहकर वो गुस्से में वहां से निकल गए। वहीं उनके जाते ही वैशाली गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसकर बोली, हम आप चाहे जो कहें, मगर मैं अच्छे से जानती हूं कि ऋतिक ने जरूर कुछ बड़ा किया है, तभी दीदी की आंखों में इतना डर है। जरूर कोई बड़ी बात है और उसका पता मैं लगा कर रहूंगी। ये कहते हुए वैशाली वहां से निकल गई। उधर मिसेज शर्मा मेहमानों के बीच बड़ी मुश्किल से सबके सवालों से बचते हुए बाहर से अपने कमरे में आईं, जहां पहले ही मिस्टर शर्मा परेशान इधर से उधर चक्कर काटते हुए फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनके वहां पहुंचते ही वो फोन रखते हुए बोले, पता करो उसका, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। इतना कहते ही उन्होंने फोन रख दिया। वो जैसे ही पलटे वैसे ही मिसेज शर्मा आंखों में डर लिए बोली, कुछ पता चला ऋतिक का? उनकी बात सुनते ही मिस्टर शर्मा का पारा बढ़ गया। वो गुस्से में बोले, ये सारी गलती तुम्हारे ही लाड़ प्यार की है, जो उस लड़के में इतनी हिम्मत आ गई कि हमारी इज्जत के बारे में बिना सोचे वो ये सब कर गया। उनका गुस्सा फटता देख मिसेज शर्मा आंसुओं से भीगी आंखें लिए बोली, मेरा यकीन मानिए, मुझे सच में नहीं मालूम था कि ऋतिक ये सब कर जाएगा, वरना मैं उसे कभी घर से निकलने नहीं देती। उनकी बात सुनकर मिस्टर शर्मा उसी लहजे में कुछ कहने को हुए कि तभी मिस्टर शर्मा का फोन बज उठा। उन्होंने मिसेज शर्मा को गुस्से में घूरते हुए फोन पर नजरें डाली, जहां ऋतिक का नाम शो हो रहा था। नाम पढ़ते ही उनकी आंखें बड़ी हो गईं। वो हैरानी से बड़बड़ाए, ऋतिक। ये सुनते ही मिसेज शर्मा की आंखें भी फैल गईं। वो जल्दी से बोली, देखिए ना, उठाइए, बात करिए, उससे पूछिए कहाँ है वो। उनके इतने सवाल सुनकर जैसे मिस्टर शर्मा होश में आए। उन्होंने जल्दी से फोन उठाकर अपने कानों पर लगा लिया। दूसरी तरफ से ऋतिक की आवाज आई, हेलो डैड। मिस्टर शर्मा आगे कुछ कहते उससे पहले ही ऋतिक दोबारा बोल उठा, मेरा इंतजार करके अपना कीमती समय बर्बाद मत कीजिएगा। मैं अब वापस नहीं आने वाला हूं और ये देश छोड़कर जा रहा हूं। 15 मिनट बाद मेरी फ्लाइट है। ये कहते ही आगे बिना कुछ सुने ऋतिक ने फोन काट दिया। वहीं उसके फोन रखते ही मिस्टर शर्मा के चेहरे पर जैसे खून उतर आया। वो गुस्से में पागलों की तरह चीखे, ऋतिक ऋतिक! मगर फोन कट चुका था। वो जल्दी से फोन अपने कानों से हटाकर दोबारा उसे फोन मिलाने को हुए कि तभी उनके फोन पर ऋतिक का एक मैसेज आया। ये आवाज सुनते ही उनके हाथ रुक गए। उन्होंने मैसेज खोला तो सामने एक तस्वीर स्लो नेटवर्क होने की वजह से धीरे धीरे खुल रही थी।
पास खड़ी मिसेज शर्मा की नजरें भी फोन पर ही टिकी थीं। जैसे ही फोन सही से सामने आई, वैसे ही उनकी आंखें दोबारा बरसने लगीं। ऋतिक एक लड़की के साथ था, वो लड़की सुहाग के जोड़े में, और उसके ठीक बगल में ऋतिक खड़ा था। उस लड़की की मांग में भरा सिंदूर, मंगलसूत्र देखकर कोई भी ये कह सकता था कि वो दोनों नए जोड़े यानी पति पत्नी हैं। ये सब देखकर मिसेज शर्मा खुद को संभाल ना सकीं और धड़ाम से सोफे पर बैठ गईं। वहीं मिस्टर शर्मा गुस्से में चीखे, तुमने ये ठीक नहीं किया ऋतिक, इतना बड़ा खेल खेल दिया तुमने, और ये तक नहीं सोचा कि रेपुटेशन का क्या होगा। बिना बताए तुमने शादी कर ली। उनकी बात खत्म होते ही वहां वैशाली की चीख गूंजी, क्या कहा भाई साहब, आपने ऋतिक ने किसी और लड़की से शादी कर ली? मिसेज शर्मा और मिस्टर शर्मा दोनों की नजरें खुले दरवाजे से होते हुए वैशाली पर गईं। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़े हर आदमी ने यह सुन लिया कि ऋतिक ने बिना बताए भागकर शादी कर ली। उधर हॉस्पिटल दादाजी और बाकी सभी एक वार्ड के बाहर बैठे डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वहां इस वक्त सब थे, रिया, वंश, व्योम, उनके दादाजी और अनुज। बाकी सब घर पर थे। दादाजी ने ही दिया और प्रियल को घर पर आराम करने के लिए भेज दिया था, वरना वो दोनों भी वापस जाना नहीं चाहती थीं। बाकी उनके साथ दादाजी ने प्रतीक और गौरव को भी उनका ख्याल रखने का आदेश दिया हुआ था। आखिर सालों बाद खुशियां आई भी तो किस रूप में, जब वो इन खुशियों के लिए मुस्कुरा तक नहीं पा रहे। दादाजी इन्हीं ख्यालों में थे कि तभी व्योम उनके पास बैठता हुआ बोला, दादाजी प्लीज चलकर कुछ खा लीजिए, आपने भी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी बात सुनकर दादाजी ने एक नजर व्योम पर डाली, मगर फिर वो बिना भाव के बोले, मुझे भूख नहीं है व्योम। ये सुनकर अब बीच में वंश थोड़ी सख्ती से बोला, दादाजी प्लीज, अगर आप यही करेंगे तो आपकी हालत और नाजुक हो जाएगी। देखिए रियांश बिल्कुल ठीक है, अब बस कल के एक्सीडेंट का असर है ये, वरना मेरे भाई को कभी भी कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर अब आगे अनुज ने भी कहा, जी सर, वरना आपकी तबीयत खराब हुई ना तो रियांश सर हमें नहीं छोड़ेंगे। अब तो वो बिल्कुल ठीक भी हो चुके। आगे कहते कहते उसके शब्द रुक गए। अनुज आगे कहने वाला था कि अब उन्हें दिखने भी लगा है, मगर वो ये भूल गया था कि रियांश ने इस बारे में किसको कुछ नहीं बताया था। इसका मतलब जरूर इसके पीछे कोई वजह थी, इसलिए अभी सबको सच बताने का रिस्क अनुज नहीं ले सकता था। वो अपने ख्यालों में खोया था कि तभी उसके फोन पर एक बीप की आवाज आई। अनुज फोन देखता हुआ निकल गया। वहीं बाकी सबकी बातों के शोर की वजह से किसी का ध्यान भी उस पर नहीं गया। अब रिया भी बीच में बोली, दादाजी सब सही कह रहे हैं, देखिए थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। सबकी इतनी जिद की वजह से अब दादाजी शांत हो गए। वहीं ये देखकर व्योम के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो उन्हें देख बोला, मैं और रोनी आपके और बाकी सबके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। वहीं सामने से आता हुआ रोनी व्योम को देखकर बोला, व्योम मैंने पहले ही नीचे ऑन ऑर्डर दे दिया है, तुम इसकी चिंता मत करो। तभी वो दादाजी के कंधे पर बड़े आराम से हाथ रखकर एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, और दादाजी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, और रियांश भाई तो शेर हैं, शेर वो थोड़ी ऐसी छोटी मोटी चोटों से डरेंगे, आओ चिल कीजिए, है ना व्योम। वो व्योम को देख एक मुस्कान पास करता हुआ बोला। वहीं उसकी हरकत देखकर व्योम का दिल अपना सीना फोड़ लेने का करने लगा। उसने आंखों से रोनी को नीचे देखने का इशारा दिया तो रोनी ने पहले तो नासमझी से सिर हिला दिया, मगर फिर जैसे ही उसने अपनी पोजीशन देखी वैसे ही उसकी सारी बोलती बंद हो गई, क्योंकि दादाजी उसे ही खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। दादाजी रोनी को देखकर बोले, वैसे रोनी लगता है तुम्हारे पापा आजकल सही से क्लास नहीं ले रहे हैं तुम्हारी। ये सुनकर रोनी बत्ती सी दिखाता हुआ बोला, अरे दादाजी वो, अपने शब्द सही करता हुआ बड़ी मासूमियत आंखें टिमटिमाकर बोला,
दादाजी डैड तो बहुत अच्छे से कंपनी का काम समझाते हैं मुझे, बस मैं ही फ्लो में थोड़ा। ये कहते हुए वो अपना सिर झुकाने लगा। तभी दादाजी फिर उसे देख बोले, लगता है तुम्हारे पापा से भी तुम्हारी शादी की बात करवानी ही होगी, तभी तुम्हारी ये हरकतें ठीक होंगी। ये सुनकर रोनी फट से अपना टॉपिक बदलता हुआ बोला, दादाजी, व्योम मुझसे 6 महीने बड़ा है, तब तो उसकी शादी पहले होनी चाहिए। वहीं उसकी बात सुनते ही व्योम का चेहरा देखने लायक बन गया। वहीं दूर खड़ी रिया को उन दोनों को देखकर हंसी आने लगी। सेम हाल वंश का भी था। वो खुद को कंट्रोल करता हुआ बोला, वैसे रोनी सही कह रहा है दादाजी, बस लड़की ढूंढने की देर है। ये सुनते ही रोनी फिर फटाक से बोला, अरे ढूंढने की क्या जरूरत, इसने तो पहले ही ढूंढ ली है। अब आगे रोनी के शब्द अटक गए, क्योंकि सामने खड़ा व्योम उसे गुस्से में घूरने लगा। दादाजी रोनी की बात सुनकर हैरानी से बोले, अरे कौन है वो लड़की व्योम? वो व्योम की तरफ पलटे और बोले, तुम किसी को पसंद करते हो? हाँ बोलो, तुमने हम सबको बताया क्यों नहीं? कहाँ की है लड़की? क्या ऑस्ट्रेलिया की? अब वंश भी बोला, है व्योम, कौन है वो बेचारी? वंश के ताने को सुनकर व्योम उसे भी रोनी के साथ घूरने लगा। वो उन दोनों को देखता हुआ बात संभालने की कोशिश करता हुआ बोला, ऐसा कुछ नहीं है दादाजी, पता नहीं ये रोनी क्या कह रहा है। उसने नजरें नीचे किए कहा। वहीं रोनी उसे घूर कर मन में बोला, कितना बड़ा झूठा है ये, पूरे कॉलेज को इसकी आशिकी के बारे में पता है और दादाजी से कह रहा है पता नहीं। वहीं सेम हाल रिया का भी था। वो हैरान थी, मगर उसे फिर ख्याल आया कि हो सकता है व्योम ने इस समय को देखकर झूठ कह दिया हो। वैसे भी अभी रियांश की हालत ज्यादा जरूरी है, वरना कहीं शादी की बात छेड़ते ही सब दोबारा परेशान ना हो जाएं। पहले ही इतने समय में बहुत कुछ बीत चुका था। रिया ने यह सोचकर अपने इस ख्याल को झटक दिया। वहीं वो सब अपनी बातों में लगे ही थे कि तभी वार्ड से डॉक्टर बाहर निकले। उन्हें आता देख सब अपनी जगह से उनकी तरफ बढ़े। दादाजी डॉक्टर को देखकर बोले, क्या हुआ? रियांश ठीक है ना? डॉक्टर साहब, रियांश का वार्ड बिस्तर पर बेसुध सी हालत में बैठा रियांश बस एकटक सामने की तरफ देखता हुआ न जाने किस ख्याल में खोया हुआ था। सालों से बदले की आग के आड़ के पीछे उसे जीने का एक मकसद भी मिला था, मगर कल वो भी उससे छिन गया। रियांश इसी गम में डूबा था कि तभी उस कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। सामने दादाजी आंखों में नमी लिए उसे ही देख रहे थे। रियांश की नजरें दरवाजे पर ही टिकी हुई थीं। आज उनका चेहरा हमेशा से ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। आंखें सूजी हुईं, जैसे उनमें न जाने कितने समय की थकान छुपी हुई थी। मगर ऐसा पहले तो नहीं था ना। फिर आज रियांश सोच में पड़ गया। तभी उसकी नजरें दादाजी की हरकत पर गईं। वो रियांश को देख अपने आंसू जल्दी जल्दी साफ कर रहे थे और गहरी गहरी सांसें भर रहे थे। शायद उन्हें ये मालूम नहीं था कि रियांश उन्हें देख सकता है। उनका दुख शायद वो उसके सामने नहीं रखना चाहते थे, जो देखते ही रियांश के दिल में दर्द से उमड़ने लगा। सच, उसकी ना देख पाने की कमी ने उसे कितना कुछ छीन लिया था। अपनों की खुशियां, उनके दुख और उनके आंसू, सब चीजों से अनजाना। रियांश खुद को बड़ी मुश्किल से संभालता हुआ दादाजी को देख धीरे से बुदबुदाया, दादाजी। उसकी आवाज सुनते ही दादाजी के आंसू पोंछते हाथ अपने आप रुक गए। वो दूर खड़े हैरानी से रियांश को देखने लगे, चेहरे पर हजारों सवाल लिए। वहीं रियांश की आंखें बहने लगीं। वो रोता हुआ कांपती आवाज में बोला, दादाजी। उसकी फूटी हुई आवाज सुनते ही दादाजी उसके पास भागे। वो डरी हुई आवाज में रियांश को रोता देख बोले, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? रियांश सिर नमे हिलाते हुए सीधे उनके सीने से लग गया। उसके आंसुओं की रफ्तार और तेज हो गई। वहीं अब अंदर व्योम, वंश और बाकी सब भी आ पहुंचे। रियांश की हालत देख सबकी आंखें भी भर आईं। अब प्रियल भी वहां पहुंच चुकी थी। सब अंदर खड़े रियांश को संभाल रहे थे। रियांश को इस तरह देखकर व्योम भी रोते हुए बोला, भाई आप ठीक है ना?
मगर रियांश ने उसे कुछ नहीं कहा। अब वंश ने भी आगे बढ़कर अपने गले लगा लिया। व्योम भी उसके गले लग गया, मगर रियांश के आंसू अभी नहीं रुके। वहीं दरवाजे के पास खड़ी प्रियल कांपती हुई आवाज में बोली, भाई। उसकी आवाज उस कमरे के शोर में भी साफ तरह से सबके कानों में पड़ी। रियांश की सांसें जैसे थम सी गईं। उसकी नजर सामने खड़ी प्रियल और उसके पीछे खड़े गौरव पर पड़ी। प्रियल अब और खुद को रोक नहीं पाई और भागकर रियांश के गले लिपट गई। वहीं रियांश ने डगमगाते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। प्रियल रोती हुई बोली, भाई आप ठीक हैं ना? भाई, मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे रियांश अब शांत हो गया। प्रियल की हालत देख वो उसे शांत करवाता हुआ खुद को मजबूत कर बोला, हाँ प्रियल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी प्रिंसेस। बड़े प्यार से उसके गालों को अपने हाथों में भरकर रियांश ने फिर चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए पूछा, तुम मुझे पहचानती भी कैसे प्रियल? सालों बीत थे और माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं समय पर कुछ भी ठीक नहीं कर पाया। अगर मैं समय पर आता तो शायद आज अजित जिंदा होता। उसकी बात आगे गले में ही रुक गई। वहीं प्रियल हैरानी में उसे देखकर बोली, भाई प्लीज, क्या कह रहे हैं आप? अजित भाई जितने जरूरी हैं मेरे लिए, उतने आप सब भी हैं। अजित भाई हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। वो मुझे कहीं छोड़कर नहीं गए हैं, है ना गौरव? वो रोती हुई गौरव की तरफ मुड़ी तो अब आगे बढ़कर गौरव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, प्रियल प्लीज संभालो खुद को। मगर प्रियल नहीं रुकी। वो फिर रोने लगी। वो सब अपने ही शोक में डूबे हुए थे कि तभी कमरे में अनुज भागता हुआ आया। सबको देख वो हाँफते हुए बोला, रियांश सर। रियांश की नजरें सामने खड़े अनुज पर गईं तो अनुज घबराकर बोला, सर वो भाग गया है। ये सुनते ही रियांश की आंखें फैल गईं। वो हैरानी के साथ बोला, मतलब? दूसरी तरफ घर करीब शाम होने को आई थी। आज रूहानिका के घर के बाहर एक अलग ही रौनक बिखरी हुई थी। पूरा घर खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ काफी चहल पहल थी। मेहर अपने कमरे में खड़ी, आज उसने खूबसूरत सा पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था। उस पर बड़े खूबसूरत गोल्डन लेसेस और उसकी खूबसूरती को दुगना करते उसी के मैचिंग के झूमर उसके कानों में भी पड़ रहे थे। नीचे उसकी चाची, मम्मी और बाकी सभी की तेज आवाजें। कोई कह रहा था कि जल्दी करो, बारात बस आने वाली है, तो कोई और काम के लिए बोल रहा था। सब सुनते ही मेहर अपने बालों को उंगलियों से सही करती हुई मुड़ने को हुई कि तभी कमरे में निधि आती हुई मेहर को देख बोली, क्या बात है मेरी जान? लगता है आज 10-12 लड़कों को बेहोश करके ही मानेगी तू। ये सुनते ही मेहर मुस्कुरा दी। उसे भी व्योम का ख्याल आया, मगर उसका ख्याल आते ही उसे फिर गुस्सा आने लगा। वो मन में बोली, अकड़ू कहीं का, जब से वापस आई हूं तब से एक बार भी फोन तक नहीं किया। उसे न जाने खुद को क्या समझता है। पिछली बार तो मैं मान गई थी, मगर इस बार उसकी बातों में नहीं आऊंगी। मेहर फिर मुंह लटकाए मन में दोबारा बोली, हे माता रानी, ये खड़ूस अभी ऐसा है, न जाने हमारे एक हो जाने पर कैसा होगा। उसके चेहरे के भाव देखते ही निधि मेहर की टांग खींचती हुई, अगर जीजू तेरी न सुने तो तू उनकी अच्छी खासी बैंड बजा देना, जैसे पहले बजती थी। ये सुनते ही मेहर चौंककर अपने ख्यालों से बाहर आई। वो हैरानी में बोली, तुझे कैसे मालूम चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? ये सुनते ही निधि हंसकर बोली, अरे मुझे कैसे नहीं मालूम होगा मेरी जान? ये तेरे अंतरंगी चेहरे के भाव देखकर कोई भी बता सकता है कि तू क्या सोच रही है। ये सुनते ही मेहर को हंसी आ गई। वहीं निधि भी हंसने लगी। निधि शांत होते हुए बोली, मेहर तू ये सब छोड़, जल्दी कर, बारात बस आने वाली होगी। आंटी ने तुझे आरती की थाल लेकर पहुंचने को कहा है। ये सुनकर मेहर ने सिर हिला दिया और बोली, हाँ मैं जा ही रही थी, बस तू भी जल्दी चल। मगर निधि अचानक बोली, मेहर तू जा, मैं एक बार रूहानिका दी को देखकर आती हूँ, आंटी ने कहा है। ये सुनते ही मेहर ने सिर हिला दिया और तेजी से नीचे की तरफ बढ़ गई। वहीं उसके जाते ही एक गहरी सांस लेकर वहां से जाने को हुई।
वो जैसे ही सामने से मुड़ते हुए रूहानिका के कमरे की तरफ बढ़ी, वैसे ही सामने से आते हुए सूरज से जा टकराई। सूरज फोन पर बात करता हुआ अपना सिर सहलाने लगा। वहीं निधि, वो भी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगी। सूरज अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था, तभी उसका ध्यान निधि पर नहीं गया था। वहीं हमारी निधि चलता फिरता रॉकेट उन्हें भी कहां सही से दिखता है, वो भी सीधे जा भिड़ी सूरज से। अचानक निधि गुस्से के साथ बोली, मुझे समझ नहीं आता कि तुमने अब तक ये क्यों नहीं करवाया। सूरज अपना सिर सहलाता हुआ उसे सवालिया नजरों से देखता हुआ बोला, मतलब क्या नहीं करवाया मैंने? निधि अपने सिर पर हाथ मारकर बोली, अरे बुद्धू, अपनी आंखों का इलाज, तुम कहो तो एक अच्छे डॉक्टर से मैं तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर सूरज मुंह बनाए बोला, फनी, हाँ, अच्छा जोक मारती हो, देखकर कभी खुद ना जोक मारते मारते जोकर बन जाओ। उसकी बात सुनते ही निधि की भौहें सिकुड़ गईं, तो सूरज इसे अनदेखा कर उसके बगल से निकलकर आगे जाने लगा। मगर तभी आगे जमीन पर रखी झालरों पर उसका पैर पड़ा और वो खुद को संभाल ना सका। वो गिरता। उससे पहले निधि ने उसके हाथों को थाम लिया। सूरज की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं, तो अब निधि नाक सिकोड़ कर बोली, हम जोकर ना बन जाए, देखो मेरी बातों पर गौर करना, मैंने वो तुम्हारी ही भलाई के लिए कहा था। निधि अब एक ऐंठ लिए बोली। वहीं सूरज सीधा खड़ा होता हुआ उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाली? वो जैसे जैसे उसके करीब बढ़ता, वैसे वैसे निधि पीछे हटती और सूरज और उसके बीच की दूरी कम होती जाती। निधि तेज धड़कनों के साथ आंखें चुराती हुई बोली, तुम दूर रहो मुझसे। मगर सूरज वो उसके और करीब बढ़ता हुआ बोला, क्यों, क्या हुआ? सारी बोलती बंद हो गई। सूरज का ताना सुनकर निधि ने हाथ ऊपर कर उसे दूर धकेलना चाहा, मगर सूरज हिला तक नहीं। जो बेचैनी निधि महसूस कर रही थी, वैसा ही कुछ आज सूरज को भी महसूस हो रहा था। निधि का डर उसे न जाने बुरा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें अब नर्म पड़ गईं। वहीं निधि अपनी सांसें थामे दूर हटने की तरकीबें निकालने लगी, मगर तभी उसे अपने गालों पर सूरज की ठंडी उंगलियां महसूस हुईं। निधि सिहरी सी सूरज को देखने लगी, जो उसकी बालों की लटों को पीछे कर रहा था। ये देखते ही निधि की नजरें सूरज की नजरों से जा मिलीं। वहीं सूरज भी नहीं हिला अपनी जगह से। एकटक वो निधि को देखते जा रहा था। उन दोनों को होश तब आया जब वहां झालरों की लड़ियां लगाते हुए एक वर्कर की आवाज उनके कानों में पड़ी। वो वर्कर थोड़ी दूरी पर था, मगर उसकी आवाज सुनते ही निधि ने झटके से सूरज को खुद से दूर धकेल दिया। सूरज कुछ कदम पीछे हो गया तो निधि तेज धड़कनों के साथ वहां से तेजी से भाग गई। वहीं सूरज भी झेंप गया। उसके जाते ही वो उस दिशा में देखने लगा जहां निधि गई थी। वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, ये कैसा एहसास है? ये मुझे क्या हो रहा था? ये सब सोचते सोचते उसका ही सिर चकराने लगा। उधर मल्होत्रा मेंशन दादाजी हॉल में खड़े इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। बाकी घर वाले भी इस वक्त वहीं मौजूद थे और उनके ठीक सामने अनुज सिर झुकाए खड़ा था। दादाजी अब हैरानी नम आंखें लिए कांपती हुई आवाज में बोले, मतलब रियांश देख सकता था? वंश की आवाज भी अब तेज हो गई। वो हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव लिए बोला, ये लड़का करता क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दादाजी, अगर उसकी आंखें ठीक हो गई थीं, तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? व्योम ने भी सबको सुनते हुए सवाल किया। मगर भाई, रियांश भाई का इस हालत में हॉस्पिटल से वापस आना मुझे सही नहीं लगता। अब तक पूरा मेंशन वापस पहले जैसा हो चुका था, मगर वर्कर्स अब भी नहीं गए थे। वो दोबारा से मेंशन को सजा रहे थे और ये भी रियांश का ही ऑर्डर था। कुछ समय पहले हॉस्पिटल में अनुज की बात सुनते ही रियांश के कान खड़े हो गए। वो भाग गया है सर। बस, रियांश को आगे और कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं थी। वो अचानक से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वहीं उसे ये सब करता देख दादाजी एंड बाकी सब हैरानी से बोले, रियांश, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हालत अभी सही नहीं। उनकी बात खत्म हुई उससे पहले ही रियांश बोल उठा, मैं मेंशन जा रहा हूं दादाजी,
आप सभी भी वहां पहुंचिए। आगे बिना कुछ कहे वो वहां आते प्रतीक के साथ वापस से बाहर निकल गया और अनुज को उसने सबके साथ आने के लिए कह दिया। वहीं बाकी सब पीछे मुंह खोले उसे जाते देखते रह गए। दादाजी उसके पीछे जाते, मगर उसकी हरकतें देख अब उनकी हिम्मत भी टूट गई। वो झटके से वहीं सोफे पर बैठ गए। वहीं उनकी हालत देख वंश, व्योम उनके पास आए तो दादाजी ने उन्हें हाथ दिखाकर करीब आने से मना कर दिया। चेहरे पर बेजान से भाव लिए वो बुदबुदाए, न जाने ये लड़का क्या करना चाहता है। तभी गौरव आगे आकर बोला, सर, मैं सर के पीछे जाता हूं। ये सुनते ही दादाजी गौरव को रोकते हुए बोले, नहीं गौरव, जाने दो उसे। जब हम उसे नहीं रोक पा रहे हैं तो तुम कैसे रोकोगे बेटा। अब एक गहरी सांस भरकर वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बाकी सबको देख बोले, चलो वापस मेंशन चलते हैं। उन्होंने आगे व्योम और वंश की तरफ मुड़कर कहा, व्योम, वंश, तुम डॉक्टर से बात कर लो और उनसे कह दो आगे उसका इलाज मेंशन में ही होगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गए। वहीं पीछे बाकी सब परेशान से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वहां से सीधे मेंशन वापस पहुंचते ही सबकी आंखें फैल उठीं। सच, सामने देखकर मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही जगह थी जहां कल एक भीषण आग ने उस पूरी जगह को अपनी चपेट में लिया हुआ था। सब दोबारा पहले जैसे हो गया था, केवल एक चीज को छोड़कर, उन आसमान में छाते अंधेरे को। कल का मौसम आज भी बरकरार था, बस फर्क इतना था कि कल की हवाएं और वो बादल डरावने थे और आज के जैसे किसी टूटे हुए दिल को सुकून पहुंचाने आए थे। दादाजी और बाकी सबने घर में जैसे ही कदम रखा, वैसे ही उनकी हैरानी दुगनी हो गई। चारों तरफ फिर फूल सजाए जा रहे थे, हर तरफ चमक धमक फैली हुई थी, मानो किसी नई नवेली बहू के स्वागत की तैयारियां हो रही हों। वहां दादाजी ये सब देखकर नौकरों को आवाज लगाते हुए चिल्लाए, रामू, रामू। रामू भागता हुआ वहां आया तो दादाजी ने उसे देख हैरानी में पूछा, ये सब क्या है। तभी रामू सिर झुकाए बोला, मालिक, रियांश बाबा ने ऑर्डर दिया है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर बल पड़ गए। कल इतना सब होने के बाद आज रियांश ने ये सब क्यों? सबके दिल में बस यही सवाल था। दादाजी सीढ़ियों की तरफ बढ़ते उससे पहले रामू बोल उठा, मालिक, रियांश बाबा ने अपने पीछे किसी को भी आने से मना कर दिया है और कहा है कि सबको तैयार हो जाएं। अब व्योम ने चिंता में सवाल किया, तैयार हो जाएं? मगर क्यों? और ये सब क्या हो रहा है? ये तैयारियां, कोई आ रहा है क्या? दादाजी अब गुस्से में बोले, आने दो इस लड़के को खुद नीचे। आज तो इसे हमारे हर सवाल का जवाब देना ही होगा। आखिर समझता क्या है ये खुद को? इतने समय से हमसे सच छिपाया कि उसे वापस दिखने लगा ही, और तो और अब ये सब। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, रियांश को वापस दिखने लगा है, इसके बारे में खुद अनुज ने ही सबको बता दिया था। उसके हॉस्पिटल से जाते ही उसने सारा सच सबके सामने रख दिया, मगर उसे भी ये मालूम नहीं था कि ये सब हुआ कब था। हॉल में सबकी नजरें बस सामने सीढ़ियों पर टिकी थीं और बढ़ते समय के साथ सबकी परेशानी बढ़ती जाती। दादाजी का गुस्सा देख सबको और डर लग रहा था, न जाने आगे क्या होने वाला था। रियांश को इतना समय लेते देख दादाजी चिल्ला उठे, अब प्रतीक, जाओ उस लड़के को बुला कर लाओ। प्रतीक सिर हिलाए आगे बढ़ने को हुआ कि तभी उसकी नजरें सीढ़ियों से नीचे आते रियांश पर गईं। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आज रियांश सच में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, किसी दूल्हे की तरह। उसे देखते ही एक पल के लिए तो सब कुछ भूल बैठे। दादाजी की आंखें भी कह रही थीं कि आज उसे उस रूप में देख वो कितने खुश थे, मगर ये रूप क्यों था? उन्हें ये बात भी सता रही थी। वो आगे कुछ कहते उससे पहले रियांश बोल उठा, आप सब तैयार नहीं हुए अब तक? व्योम, वंश, प्रियल, गौरव, प्रतीक, अनुज, रिया और बाकी सबको देख उसने सवाल किया। व्योम आगे आकर बोला, मगर भाई,
ये सब और आप? पता नहीं क्यों, मगर ये सवाल करते हुए भी व्योम की आंखों में खुशी झलक रही थी। वही हाल सभी का था। व्योम आगे कुछ पूछता, उससे पहले रियांश ने उससे घूमकर सवाल कर लिया। क्यों का क्या मतलब है व्योम? हम तुम्हारी भाभी को लेने जा रहे हैं। भाभी? सब चौंक उठे। तभी दादाजी लड़खड़ाते हुए बोले, भाभी मतलब? रियांश उनकी बेचैनी देख मुस्कुराते हुए बोला, दादाजी, आपकी पोते की बीवी और इस घर की बहू मेरी पत्नी को लेने जा रहे हैं। पत्नी? प्रियल और बाकी सब खड़े बड़बड़ाए। रियांश मुस्कुराते हुए बोला, अब बातों में समय व्यर्थ करने का कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी मुहूर्त बीत रहा है। आप सब जल्दी करिए, तैयार होकर आइए। हमें निकलना भी है, बारात लेकर। क्या होगा आगे? और शादी क्या? मैंने भी वही सुना दोस्तों, जो अपने सुना रियांश की बारात, उसका विवाह, मगर किसके साथ? ये तो जैसे एक बड़ा राज बनता जा रहा है। उधर रतिक ने कर ली शादी, मगर किसे क्या टूटने वाला है? कल फिर एक दिल या जोड़ने वाली है। मोहब्बत की दास्तां 7 फेरों के संग आगे जाने के लिए पड़ते रही। वेट वेट वेट। और कल शायद सच में ये कहनी खत्म हो जाए, मगर केवल शब्दों में, क्योंकि मेरे एहसासों में ये हमेशा जिंदा रहेगी, एक अनोखी मोहब्बत बनाकर। और आपके लिए ये कैसे एहसास होंगी, ये जरूर बताएं। 180 रेड हॉट घर। एक तेज छन की आवाज के साथ राधा जी के हाथों से आरती की थाल छूटकर जमीन पर जा गिरी। वो खुद भी लड़खड़ाकर गिरने को हुई, मगर तभी आगे बढ़कर खुशी जी ने उन्हें संभाल लिया। वो खुद भी रोती हुई बोली, दीदी संभालिए खुद को। पास ही खड़े सुरेश जी का भी यही हाल था। वो बेसुध से जमीन पर बैठे हुए थे। उनके पास मेहर बैठी उन्हें संभालने की कोशिश में लगी हुई थी। वो अपने पापा के कंधे को पकड़े उन्हें संभालते हुए रोती हुई बोली, पापा। मगर सुरेश जी कुछ नहीं बोले। वहीं पूरे हॉल में खड़े रिश्तेदारों और मेहमानों में भी कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। दादी माँ अपने सिर पर हाथ रखे बोली, हे माता रानी, ये क्या किया आपने हमारी बच्ची के साथ? मंडप तैयार है, हमारी बेटी दुल्हन बनी सजी है, मगर बारात नहीं आई। तभी सुरेश जी गुस्से में बोले, ये सही नहीं किया उस लड़के ने। ऐसे मेरी बेटी को बीच शादी में छोड़कर वो भाग गया। मैं उसे। उनकी आगे की बातें उनके मुंह में अटक गईं। उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, मगर वो जवाब किसे मांगते, क्योंकि रतिक के परिवार का भी यही हाल था जो उनका था। बेटे ने बिना बताए भागकर शादी कर ली और देश छोड़कर चला गया। मगर सवाल ये था कि अगर रतिक किसी और को चाहता भी था, तो उसने रूहानिका के साथ ये इतना घटिया खेल क्यों खेला? ऐसे तो नहीं था कि उनके परिवार रिश्ते की बात लेकर गया था। सब कुछ कितनी खुशियों के साथ हो रहा था। कोई जबरदस्ती भी तो नहीं थी ना? फिर ये सब? सुरेश जी का परिवार इन्हीं सवालों के घेरे में खड़ा था। वहीं मेहमानों का शोर आसपास बढ़ता जा रहा था। सबके बीच बैठा सुरेश जी का परिवार बुरी तरह टूट चुका था। वहीं सूरज और निधि भी उन्हीं सबको देखते हुए संभलने की कोशिश कर रहे थे। सूरज की आंखें भी भीगी थीं। आखिर में कैसा खेल खेला नसीब ने भी उसके साथ। सच कहते हैं लोग, जिसको किस्मत से मिल जाए उसके लिए वो चीज मिट्टी हो जाती है, और जैसे ना मिले उसके लिए सोना। बस यही हाल था उसका। अपनी हर पूजा, हर इच्छा में उसने रूहानिका को मांगा था। प्यार का जब एहसास हुआ तो उसी पल वो प्यार भी उसे छीन गया। सूरज आगे क्या करे, कैसे संभले? इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ वो आगे बढ़ा, मगर तभी कुछ दूरी पर जाते हुए ही उसके कदम अपनी जगह पर जम से गए। वो हैरानी में दरवाजे की तरफ देखने लगा। वहीं सबके चेहरे के भी भाव बदल गए। सबकी नजरें हैरानी में दरवाजे पर टिक गईं। वहीं सुरेश जी जल्दी से अपनी जगह से बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले उठे। राधा जी की आंखें भी उन्हीं पर सवालिया नजरें लिए टिकी थीं। सारे मेहमानों के बीच तो जैसे सन्नाटा सा छा गया था। सब ध्यान से बाहर से आते शोर को समझने की कोशिश करने लगे। तभी बाहर से अंदर की तरफ दौड़ते हुए आते मेहर और रूहानिका के मामा जी चीखे, अरे आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं? जल्दी करिए, बारात आ गई है। उधर कमरे में शीशे के सामने खड़ी रूहानिका बुत सी बनी सामने स्टूल पर बैठी हुई थी।
वहीं आसपास खड़ी उसके रिश्तेदारों की लड़कियां आपस में ही हंसी मजाक करते हुए उसे सजाने में लगी थीं। उनकी बातें जैसे रूहानिका के कानों को छूकर चली जाती, मगर वो कोई भाव उन पर प्रकट नहीं कर रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी और चेहरे पर शून्य भाव, मगर उसके अंदर एक बड़ा तूफान उमड़ रहा था। जैसे एक पिंजरे के अंदर बैठी वो जोर जोर से चीख रही हो, मगर पिंजरा किसी अनजान ताले से बंद था। वहां से निकलना कैसे है, किसको पुकारना है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे दिख रहा था तो बस एक गहरा अंधेरा जो सब कुछ निगलने वाला था, उसे भी। रूहानिका अपने ख्यालों से बाहर उससे ही सजा रही लड़कियों की आवाज से आई। एक लड़की खुशी से बोली, बारात आ गई, चल जल्दी चलते हैं। वो सब भागते हुए वहां से निकल गईं। वहीं उनके जाते ही रूहानिका की मुट्ठियां उसके लहंगे के दुपट्टे पर कस गईं। वो आंखें कस के भींचे, सिर झुकाए बैठ गईं। आखिर आखिर हार गई मैं। सही कह रही थी चाची, मुझे नहीं कहना चाहिए था झूठ, सच बता देना चाहिए था सबसे। वो आंखों में आंसू लिए बोलती जा रही थी। मुझे रथिक की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। वो चीखते हुए जमीन पर बैठ गई। उसके कानों में नीचे से आती बैंड बाजों की आवाज पड़ रही थी। अब रूहानिका का दिल डर में पसीजने लगा। वो अपने आंसू पोंछते हुए झटके से झूठ खड़ी हुई और खुद को शांत करवाती हुई बोली, नहीं, नहीं रूहानिका, ये रोने का समय नहीं है। तूने खुद इन आंसुओं को अपनी किस्मत में लिखा है। सारे फैसले तेरे थे, तो अब लड़ना भी तुझे ही होगा। तुझे अभी जाकर सबको सच बताना होगा। ये कहते हुए रूहानिका ने अपने कदम आगे बढ़ाने चाहे, मगर जैसे उसकी जुबान और उसका शरीर आज उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। वो थम गई। कुछ पल के लिए एक आखिरी बार उसकी नजरें सामने शीशे पर गईं। दुल्हन बनी, आज सच में वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। उसके माँ पापा की तो आंखें ही भर आतीं उसे देखते ही। रूहानिका के दिमाग में एक एक पल उसकी नजरों के सामने चलने लगे। जब कहीं वो अपने मम्मी पापा के साथ हंसती, तो कभी मेहर की नादानियों पर उसे डांटती, कभी दादी से उसे बचाती, तो कभी खुद दादी से बचते हुए भागती। और फिर वो दिन, जिस दिन रतिक के परिवार वाले उसके घर रिश्ता लेकर आए थे। कितने खुश थे ना सब। उस वक्त भी उसके पापा की आंखें भीगी हुई थीं। ये सब सोचते सोचते रूहानिका के होंठ एक हल्की हंसी के साथ मुड़ गए। वो अपने परिवार के साथ बिताई इन्हीं मीठी यादों में खोई थी कि तभी वो उस भ्रम से दोबारा जागी। उसकी नजरें सामने ही टेबल पर रखे उसके फोन पर गईं, जिस पर शायद कोई मैसेज आया था। रूहानिका की आंखें असली दुनिया में लौटते ही आंसुओं से लाल हो उठीं। उसने भागकर फोन पर नजर डाली। शायद रियांश का कोई मैसेज। बस यही ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा था। एक आखिरी उम्मीद कि सब ठीक हो सकता था। वो भागी। जैसे ही उसने फोन उठाया, वैसे ही उसकी धड़कनें दुगनी हो गईं। आंखों में चमक लिए उसने जैसे ही फोन खोला, वैसे ही माहौल सन्न सा रह गया। एक गहराई तेजी से रूहानिका के आसमान में छाने लगी। वो बुदबुदाई, रतिक। ये कहते हुए उसने धीरे धीरे रतिक का भेजा हुआ मैसेज पढ़ना शुरू किया। मैसेज, रूहानिका, आज मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा, जानता हूँ। सच अब तक आपके सामने आ चुका होगा, जानता हूँ। बहुत तकलीफ दी मैंने आपको, मगर अब और नहीं। मैं और आपके भविष्य के साथ खेल नहीं सकता। जो गलती मैंने की, वो सुधरी नहीं जा सकती। अगर सच आपके परिवार के सामने पहले आ जाता, तो शायद आज नौबत यहाँ तक नहीं आती। आगे पढ़ते पढ़ते रूहानिका की सांसें थम गईं। उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। आगे, मैं गौरी को भुला नहीं सकता और आपकी जिंदगी में आकर आपकी जिंदगी बर्बाद भी नहीं कर सकता। मगर अब मैं कायरों की तरह भागूंगा भी नहीं। सारा सच मैं खुद सबके सामने लाऊंगा। जानता हूं, मेरा तरीका गलत है और शायद आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं मुंह छुपा कर भाग गया, मगर ऐसा नहीं है। आज ये बारात आपके यहाँ नहीं पहुंचेगी। नहीं, ये शादी होगी।
रूहानिका की घबराहट फिर बढ़ने लगी, मगर उससे आगे पढ़ा भी नहीं जा रहा था। सीने में अपने डर को दबाए उसने दोबारा पढ़ना शुरू किया। जानता हूं कि इससे आपके और मेरे परिवार की इज्जत नीलाम हो जाएगी, मगर आज ये करना जरूरी है। अपने माँ बाप को पैसों की लालच में आकर मैं उन्हें आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकता। उन्हें आपके परिवार को नहीं बख्शा। नमोसी है नहीं। गौरी और मुझे दूर करने के लिए न जाने कौन कौन से पैतरे आजमाए, यहाँ तक कि उनका प्यार मेरे लिए इतना छोटा पड़ गया कि वो खुद मेरे सामने खड़े हो गए मुझे और गौरी को जुदा करने के लिए। मगर किस्मत का खेल तो देखिए, चाहने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता। नसीब और प्यार दोनों जीत गए आज मेरे। मैं बस भगवान से भी यही प्रार्थना करूंगा कि आपको भी एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी मिले, जो सच में आपके प्यार को पाने के लिए दुनिया जहां से लड़ जाए। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने बिना बताए गौरी से शादी कर ली और अब मैं ये देश छोड़कर जा रहा हूँ। ऋतिक। ऋतिक का नाम स्क्रीन पर चमकना बंद हो गया। रूहानिका के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। आखिर जिस घड़ी को वो टाल रही थी, आज वो घड़ी उसका ही गला घोंटने उसके सामने खड़ी थी। क्या जवाब देती वो सबको? कैसे अपने माँ बाप को सच बताती कि सब कुछ वो पहले से जानती थी? उसे तो अभी ये तक नहीं मालूम था कि न जाने किस हालत में होंगे सब। रूहानिका धड़ाम से एक बार फिर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे तो बस सवाल। आज किसी को किसी का प्यार मिल गया और किसी से उसकी पूरी दुनिया छीन गई। उधर एयरपोर्ट, ऋतिक न जाने किसी सोच में डूबा, बस एक टक बड़ी बड़ी शीशे की दीवारों के बाहर देख रहा था। अचानक वो बुदबुदाया, न जाने किस हालत में होंगी वो, काश वक्त रहते मैंने सच बता दिया होता। उसने एक गहरी सांस ली और पलट गया। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वो आश्चर्य से इधर उधर किसी को ढूंढने लगा। ऋतिक ने परेशान होकर अपना फोन निकाला ही था कि तभी अचानक किसी ने उसके कंधों पर पीछे से हाथ रखा। ऋतिक आंखें घूमते हुए हल्की नाराजगी के साथ पीछे मुड़ा तो उसके सामने वही गौरी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। उसे देखते ही ऋतिक के होंठों पर भी अनायास मुस्कान आ गई। वो गौरी को अपने सीने से लगाए हुए बोला, कहाँ चली गई थी? मैंने मना किया था ना गौरी कि मुझे छोड़कर मत जाना। गौरी ऋतिक के सीने में समाती हुई बोली, मैं बस हमारे लिए कुछ खाने के लिए गई थी। ये सुनते ही ऋतिक आंखें छोटी कर बोला, ये चिप्स वगैरह तुम हमारे लिए लेकर आई हो जान? ये सुनते ही गौरी का मुंह बन गया। वो जानती थी कि ऋतिक ऐसी चीजें छूता भी नहीं, मगर वो ऐसे फास्ट फूड की दीवानी थी। मुंह फुलाए वो कुछ कहती, उससे पहले ऋतिक बोल उठा, इसे जल्दी खत्म करो, कुछ मिनटों बाद हमारी फ्लाइट है गौरी। ये सुनते ही गौरी के होंठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से आगे बढ़कर ऋतिक की बाहें और कसकर पकड़ ली। सच एक सुहावने सपने जैसा था आज सब। कल से उनकी जिंदगी एक नए मोड़ से नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही थी। वहीं घर रूहानिका के कमरे के बाहर एक अजीब सी शांति छाई थी। शाम का अंधेरा धीरे धीरे रात की तरफ अपना रुख मोड़ता जा रहा था। नीचे मंडप से आती मंत्रों की आवाजें पूरे हॉल में गूंज रही थीं। रूहानिका के कमरे के बाहर लाइट्स बंद थीं। जब वो लड़कियां रूहानिका को छोड़कर गई थीं, तब उजाला था, मगर अब अंधेरा छाया था। लेकिन उस अंधेरे के बीच भी झालरों की टिमटिमाती बत्तियां हर तरफ नई किरण बिखेर रही थीं। रूहानिका के कमरे का दरवाजा खुला तो सामने मेहर और निधि खड़ी थीं। दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर आंखें वो कैसे सच छिपा लेती। उनमें नमी लिए वो दोनों रूहानिका के पास आईं, जो जमीन पर बेसुध बैठी हुई थी। मेहर की हिम्मत नहीं हुई रूहानिका से कुछ कहने की। इसके बदले उसके आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई। वो निधि से बोली, निधि, दी से बात कर, मैं बस। ये कहते हुए वो दूसरी तरफ घूम गई, अपने आप को संभालने के लिए। वहीं निधि उसके कंधे पर हाथ रख रूहानिका की तरफ बढ़ी। वो धीरे से बोली, रूहानिका दी, नीचे सब आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर रूहानिका के माथे पर ठंडा पसीना झलक आया। उसने कांपती हुई नजरें निधि पर डालीं तो निधि ने फिर कहा, आपको सबने नीचे बुलाया है। रूहानिका का चेहरा बिल्कुल सपाट था, ना कोई आंसू ना कोई उदासी।
वो झटके से उठ खड़ी हुई और निधि से धीरे से बोली, चलो। ये कहते हुए उसने आगे कदम बढ़ा दिए। मेहर भी उन दोनों के कमरे से निकलते ही वहां से आगे बढ़ गई। दरवाजा दोबारा बंद हो गया। अब उस कमरे में कोई नहीं था। बस थी तो पुरानी यादें उस बचपन की जो उन दोनों बहनों ने साथ में बिताया था। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते रूहानिका की हिम्मत भी फीकी पड़ती जा रही थी, मगर उसके कदम इस बार नहीं डगमगाए। उसने मजबूती से मुट्ठियां कस लीं। अब उसे खुद सबको सारा सच बताना था, सब कुछ। अपने उठाए कदम की कीमत चुकानी थी। आगे उसे, वहीं उसके पीछे मेहर और निधि भी हाथों को उठाए उसके साथ चल रही थी। सीढ़ियों तक पहुंचते ही रूहानिका के कदम आगे जम गए। सामने का नजारा देख उसकी धड़कनें चलना ही भूल गईं। सामने अभी वही मेहमान थे, मंडप के आसपास घिरे, सब मंडप की तरफ नजरें गड़ाए हुए सामने देख रहे थे। रूहानिका ने भी ऊपर से अंदर झांकने की कोशिश की, मगर सजावटों की वजह से उसे कुछ दिखा नहीं। एक गहरी सांस लेकर वो समझ गई कि हो सकता है बारात आ चुकी हो और यहाँ पहुंचकर ऋतिक यहाँ से निकल गया हो। ये सोचते हुए उसकी हिम्मत टूटने लगी। उसकी आंखें दोबारा आंसुओं की झरने को छूतीं, उससे पहले ही उसकी नजरें सामने खड़े सुरेश जी पर गईं, जो राधा जी से बातें करते हुए मेहमानों को देख रहे थे। अब और नहीं, ये सोचकर उसने सीढ़ी पर पहला कदम रखा और एक एक कर वो नीचे खुद को थामे बढ़ने लगी। उसके पीछे निधि और मेहर भी चल दी। जैसे जैसे वो नीचे आती वैसे वैसे उसकी घबराहट बढ़ती जाती। सांसें, उन्होंने तो शायद अब बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया था। रूहानिका ने आखिरी कदम नीचे रखा तो उसकी नजरें सामने मंडप पर जम सी गईं। आंखें फैलाए एकटक वो उस तरफ देखने लगी। मंडप के बीचों बीच रियांश बैठा पंडित जी के बताए सारे विधि विधान पूरे कर रहा था। रूहानिका का दिमाग जैसे इस सपने में खोने लगा, मगर तभी वो होश में राधा जी की आवाज से आई। राधा जी रूहानिका के सामने खड़ी थीं, आंखों में बिना कोई भाव लिए, वैसे ही जैसे हर माँ बाप खुद को संभालने की कोशिश करते हैं बेटियों की शादी में, वैसे ही उन्होंने भी खुद को रोके हुआ था। सुरेश जी और बाकी सबकी नजर उस पर गई तो रूहानिका की नजरें अपने आप झुक गईं। राधा जी रूहानिका के सिर की चुनरी ठीक करते हुए बोलीं, चल, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। वहीं रूहानिका ने बड़ी मुश्किल से राधा जी की तरफ चेहरा किया। उसकी आंखें भरी हुई थीं, तो अब आगे बढ़कर खुशी जी ने उसे संभाल लिया। वो बोली, अब और आंसू नहीं। उन्होंने उसके आंसू पोंछे ही थे कि तभी राधा जी बोली, खुशी, अपनी बेटी को लेकर चल, मैं बाकी मेहमानों को देखती हूँ, तुम्हारे भैया खुद को और उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। उनकी बात सुनकर तो सबको हिम्मत देती खुशी जी भी टूट सी पड़ी। बेटी उनकी बेटी? क्या ये वही कह रही थी जिन्होंने कुछ समय पहले रूहानिका को उनका खून ना होने का कहकर उससे उनकी बच्चियों को दूर कर दिया था? आज वही खुशी जी के होंठों पर खुशियों से भरी मुस्कान छा गई। राधा जी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अपने हाथों से आंखें पोंछ मेहमानों की तरफ बढ़ी। वहीं खुशी जी ने रूहानिका को संभाला और बड़े प्यार से बोली, चल बेटा, मंडप में तेरा प्यार तेरा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर रूहानिका सुबक पड़ी और अपनी चाची के सीने से लग गई। तभी रिया वहां आगे आकर बोली, दी जल्दी करिए, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। ये सुनते ही खुशी जी ने रूहानिका को खुद से दूर किया और उसे देख बोली, चल। ये कहते हुए वो सभी के साथ आगे बढ़ गईं। जैसे ही विधि विधान करते हुए रियांश की नजरें रूहानिका पर गईं, वैसे ही उसका दिल मानो चलते चलते रुक गया। लाल रंग के जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे रूहानिका रियांश के बगल में जा बैठी। उसके अपने पास बैठते ही रियांश ने सामने नजरें करके उससे धीरे से कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। रूहानिका ये सुनते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वो हैरानी में रियांश की आंखों की तरफ देखने लगी। क्या उसे सब दिख रहा है? रूहानिका के दिल में बस यही सवाल था। तभी रियांश ने फिर कहा, मेरी आंखें उसी दिन वापस आ गई थीं जब आपने मुझे वो रक्षा सूत्र बांधा था।
रूहानिका सदमे में बड़बड़ाई। मगर आप तो बेहोश थे ना उस वक्त। ये सुनकर रियांश होंठों पर टेढ़ी मुस्कान लिए बोला, आपके पास होने का एहसास मैं बेहोशी में भी महसूस कर सकता हूँ। रूहानिका, उसकी बात सुनते ही उसकी नजरें उस पर जम सी गईं। उसकी धड़कनें फिर भाग रही थीं, मगर इस बार उसकी पहुंच से बहुत दूर। वहीं सामने खड़े सुरेश जी राधा जी से परेशानी भरे लहजे में बोले, राधा, मुझे समझ नहीं आता ये फैसला सही है या नहीं। तभी राधा जी बिना उनकी तरफ देखे बोली, रियांश रूहानिका को दिलो जान से चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि वो मेरी बेटी को बहुत प्यार देंगे। यकीन मानिए मेरा, ये फैसला कभी गलत नहीं होगा। ये सुनकर सुरेश जी की आंखें भी भर गईं। अचानक पीछे से उनके कानों में दीप जी की आवाज आई, जो दादाजी के साथ खड़े बातें कर रहे थे। सुरेश जी राधा जी को देख बोले, मैं अभी आता हूं। ये कहकर वो वहां से आगे चल दिए। उनके जाते ही राधा जी ने सामने देखते हुए राहत की सांस भरी। वो भी जाने को हुई कि तभी उनके कानों में खुशी जी की आवाज आई, थैंक यू दीदी। ये सुनकर राधा जी हैरानी से पलटी तो खुशी जी ने कहा, मेरी बात मानने के लिए, मगर यकीन मानिए रियांश से ज्यादा अच्छा लड़का हमें हमारी बच्ची के लिए कभी नहीं मिलेगा, और रूहानिका भी उसे बहुत चाहती है। उनकी बात सुनकर राधा जी मुस्कुराते हुए बोली, जानती हूँ कि वो उससे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर खुशी जी की अब हैरान होने की बारी आई। वो बोली, क्या आप सब जानती थीं? राधा जी हंसकर बोली, वो रात याद है तुम्हें खुशी, जब रूहानिका ने तुम्हें सारा सच बताया था, और ये भी कि वो रियांश से प्यार करती है। उस समय मैं छत पर कपड़े लेने के लिए ऊपर बढ़ रही थी। माफ करना, मैंने सारी बातें सुन ली, मगर भरोसा नहीं था मुझे उस लड़के पर, ना ही अपनी ही बेटी पर, जिसने हम सबसे झूठ कहने से पहले, उस रतिक से शादी करने से पहले एक बार भी हमारे और हमारे परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। ये सुनकर खुशी जी सफाई देती हुई बीच में कुछ बोलती, उससे पहले ही राधा जी बोल उठी, मगर तुमने साबित कर दिया कि हर बार जन्म देने वाली माँ ही माँ नहीं होती, बिना जन्म देने वाली माँ भी माँ बन सकती है। शायद यही सबसे बड़ी शक्ति दी है भगवान ने हम औरतों को। आज शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें, मेरी बच्ची की खुशियां बचाने के लिए। ये कहते हुए उनकी आंखें भरने को आईं, मगर खुशी जी ने उससे पहले ही आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। उधर मंडप में धीरे धीरे सारी रस्में कस्में पूरी होती जा रही थीं। पंडित जी बोले, गठबंधन के लिए आइए। तभी प्रियल आगे आई। उसने आगे आकर रियांश और रूहानिका का गठबंधन किया। वो रूहानिका रियांश को देख बोली, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, मेरे और अपने होने वाले भांजी या भांजे की तरफ से। ये सुनकर रियांश ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रख दिया। वहीं रूहानिका की नजरें खुशी और शर्म से नीचे झुक गईं। प्रियल भी वापस मुड़कर गौरव, दिया और बाकी सबके पास चली आई। धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ती जा रही थीं, मगर वहां अब भी कोई था जिसे इतना सब हो जाने के बाद चैन नहीं था। हमारे प्यारे व्योम, जो न जाने कब से अपनी होने वाली दुल्हन को घूरते जा रहे थे, जिसका ध्यान उन पर था ही नहीं। मेहर, इन सब से अनजान आराम से निधि, सूरज, रिया, वंश और सभी के साथ बैठी आइसक्रीम खाने में लगी हुई थी। उसे देख व्योम मुंह बनाए बोला, हम बताओ, इस लड़की को तो मेरी कोई चिंता ही नहीं। एक बार यही पूछ लेती कि कैसा हूं, ठीक हूं भी या नहीं, मगर इसे तो कोई पड़ी ही नहीं। उसने गहरी सांस भर दोबारा मेहर को घूरना कंटिन्यू किया। वहीं मेहर की नजरें भी रह रहकर व्योम की तपिश से उस पर जाती। अब उससे भी रहा नहीं गया। वो झटके से अपनी जगह से उठी और सबके बीच से होती हुई बाहर दूसरी तरफ बढ़ गई। वहीं सारे मेहमान, सभी घर वाले शादी में बिजी थे। ये देखते हुए व्योम के होठों पर मुस्कान आ गई। वो भी जल्दी से सबकी नजरों से बचता बचाता मेहर के पीछे निकल गया। व्योम वहां से दूसरी तरफ आया, गार्डन की तरफ। व्योम छत के नीचे खड़ा बाहर रात के मौसम को निहारने में लगा था। बादलों से भरा आसमान बिगड़ता बदलता जा रहा था। देखकर लग रहा था कि आज रात को जरूर बारिश होगी। व्योम मुस्कुराते हुए बोला, भाई को तो उनका प्यार मिल गया, मगर न जाने ये मेरा प्यारा कहाँ है। उसने इतना ही कहा था
कि तभी मेहर ने पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखा, जिसे महसूस कर व्योम तुरंत पीछे पलट गया। सामने मेहर हाथों को पीछे किए खड़ी थी। सब चीजों को भूल व्योम उसकी गहरी आंखों में खोया हुआ था, जहां एक प्यारी मुस्कान थी। व्योम उसकी कमर से खींच उसे अपने सीने से लगाता हुआ बोला, मेहर। मगर मेहर ने उसे खुद से दूर कर दिया और पीछे हटती हुई बोली, ये क्या कर रहे हो, सब यहीं हैं। ये सुनते ही व्योम उसके होंठों के किनारे पर लगी आइसक्रीम को घूरता हुआ बोला, तो क्या तुम्हें लगता है व्योम मल्होत्रा किसी से डरता है? ये सुनकर मेहर सिर नमे हिलाकर बोली, नहीं, मेरा वो मतलब। व्योम उसके होंठ पर उंगली रख बोला, बस अब और नहीं। ये कहते हुए उसकी धड़कनें बढ़ने लगीं। वो उसी तरफ उस पर नजरें टिकाए बोला, मेहर। उसके करीब और उसकी बातें सुनकर मेहर की सांसें भी ऊपर नीचे होने लगीं। वो पीछे जाती जा रही थी, तब तक जब तक वो अपने पीछे दीवार से नहीं सट गई। व्योम अभी उसके होंठों को देखता हुआ बोला, तुम्हें नहीं लगता कि इतने महीनों के इंतजार का मुझे भी कोई इनाम मिलना चाहिए? वो शरारत भरे लहजे में बोला, मगर मेहर अपना सिर खुजाकर बोली, इनाम? मगर तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पास तो सब होगा ना? व्योम आंखें टिमटिमाए बोला, नहीं है, अभी भी मुझे किसी चीज की जरूरत है। ये कहते हुए वो उसके होंठों की तरफ झुकने लगा। वहीं ये सुनकर मेहर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो हंसकर बोली, मैं जानती थी व्योम, तुम यही कहोगे, और जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें जरूर दूंगी, प्रॉमिस। ये सुनकर व्योम की आंखें चमक उठीं। उसे यकीन नहीं था कि मेहर ये कहेगी। आंखों में खुशी लिए उसने आंखें बंद कर लीं और जैसे मेहर के पहले कदम बढ़ने का इंतजार करने लगा। मगर मेहर उसके होंठों के पास नहीं आई। व्योम ने जैसे ही नजरें ऊपर कीं, वैसे ही उसके सामने एक बाउल में उसे आइसक्रीम दिखी, जिसे देख वो हैरानी में बोला, ये? तभी मेहर उसी सरसराहट से बोली, खुश हो तुम? वैसे यही हाल मेरा भी होता था जब मैं आइसक्रीम को देखती हूँ। मुझे भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये सुनकर व्योम का दिल वहीं दीवार पर अपना सिर फोड़ लेने का करने लगा। न जाने इतने समय के बीच उसने कौन कौन से सपने सजा लिए थे। ये लड़की। मेहर उसका चेहरा देख बोली, क्या हुआ? मुझे लगा तुम्हें इसकी जरूरत है। ये सुनते ही व्योम उसे घूर कर बोला, मुझे इसकी नहीं, तुम्हें दिमाग की जरूरत है। ये बोलकर वो मुंह फुलाए वहां से जाने के लिए आगे बढ़ा, मगर तभी मेहर ने उसे रोक लिया और बोली, मतलब? मैं समझी नहीं। उसने नासमझी से पूछा। तो फिर व्योम एक गहरी सांस छोड़कर मन में बोला, इसका कोई फायदा नहीं है व्योम, अब प्यार हुआ है तो निभाना भी पड़ेगा। मगर आज मेहर की हरकत देख उसने उससे तो सारी उम्मीदें छोड़ ही दी थीं। वो फिर नरमी से बोला, क्या सोचा है तुमने हमारे बारे में? मेहर बच्चों की तरह मुंह बनाती हुई बोली, हमारे बारे में मतलब? उसकी नासमझी देख व्योम फिर सिर हिलाकर बोला, बुद्धू, हमारे बारे में मतलब हमारे बारे में। जानती हो, कल वंश भाई, रिया भाभी, दादाजी और बाकी सभी आंटी अंकल से हमारे लिए बात करने आएंगे। ये सुनते ही मेहर की नजरें बेचैनी में झुक गईं। वो आगे व्योम को रोकती या कुछ कहती, उससे पहले उन दोनों के कानों में रिया की मेहर को पुकारने की आवाज आई। उसकी आवाज सुन मेहर की आंखें फेंक गईं। वो डर से बोली, व्योम, अगर रिया ने हमें ऐसे देखा तो न जाने क्या बोलेगी। मैं नहीं चाहती अभी कोई हम पर सवाल उठाए। वैसे भी दी की शादी की वजह से सब बहुत परेशान हैं। ये सुनकर व्योम ने सिर हिलाया जैसे वो भी सहमत था, और वहीं एक पिलर के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद रिया ठीक मेहर के सामने खड़ी बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? मेहर, जल्दी कर, जूते नहीं चुराने क्या? हाँ जल्दी कर, वरना कहीं व्योम और उसके दोस्त मिलकर जूते छिपा न दे। ये सुनते ही मेहर हड़बड़ी में रिया से बोली, हाँ हाँ चल। वो आगे बढ़ती। उससे पहले रिया ने सपाट चेहरे के साथ मेहर से फिर सवाल किया, मेहर। मेहर के कदम रुके। वो मुड़ी तो रिया बोली, वैसे क्या सोचा है तूने व्योम के बारे में? तू उसे लेकर सीरियस तो है ना? उसकी बात सुनते ही व्योम की मुट्ठियां कस गईं। सीरियस, ये शब्द घूमने लगा उसके दिमाग में। वहीं मेहर कांपती हुई आवाज में बोली, सीरियस? पागल है तू? उसे लेकर सीरियस नहीं होंगी तो किसे लेकर होंगी? वो बात घुमाने लगी तो रिया को हंसी आ गई। वो बोली, हाँ तब तो ठीक है, चल जल्दी कर। ये सुनकर मेहर ने फिर कहा,
तू चल रिया, मैं बस आती हूँ। ये सुनकर रिया सिर हिलाकर वहां से निकल गई। उसके जाते ही व्योम पिलर से बाहर निकला, मगर मेहर की जैसे हिम्मत ही नहीं हुई उसे देखने की। वहीं व्योम उसके करीब बढ़ता गया, तब तक जब तक उन दोनों के चेहरों के बीच बस कुछ इंच की दूरी नहीं बची। मेहर को तो लगा कि वो बस उसे छूने ही वाला है। उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं। वहीं व्योम धीरे से उसकी तरफ झुका और उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, कल तैयार रहना, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ एक और बारात आएगी। ये कहकर वो उससे झटके से दूर हो गया और बिना पलटे वो तेजी से वहां से निकल गया। वहीं मेहर गहरी गहरी सांसें लेते हुए बस खुद को ही कुछ पल शांत करने में लगी रही। उसके जाते ही उसने पलकें उठाईं और उस तरफ देखने लगी। व्योम गया था। सारी रस्में कस्में मंडप में पूरी हो रही थीं। अचानक पंडित जी फिर बोले, दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ये सुनकर रियांश और रूहानिका भी खड़े हो गए। दोनों अग्नि को साक्षी मानकर फेरे पूरे करने लगे। वहीं आसपास खड़े सभी लोग उन पर फूल बरसा रहे थे। जहां रूहानिका के परिवार की आंखों में आंसू थे, वहीं रियांश के परिवार की आंखों में एक और खुशी। मेहर भी रूहानिका पर फूल छिड़क रही थी, मगर उस पर पीछे से अलग गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हो रही थी। ये था व्योम, जिसे सबके सामने भी चैन नहीं था। वहीं वो ये हरकतें तो छुपते छुपाते कर रहा था, मगर किसका ध्यान हो या ना हो, रिया और निधि की नजरें उस पर जरूर थीं और वो आगे मेहर को इसके लिए छेड़ने में कोई भी कसर छोड़ने वाली नहीं थी। ये सोचते हुए रिया को तो हंसी ही आने लगी, मगर उसकी हंसी भी गायब हो गई जब उसे अपने ऊपर भी फूल गिरते महसूस हुए। वो हैरानी में पलटी तो पीछे वंश उसे ही आंखें मटकाता देख मुस्कुराए जा रहा था। उसकी हरकत देख रिया ने तुरंत शर्म से दूसरी तरफ चेहरा कर लिया, मगर निधि का अब ध्यान उन सब पर नहीं था, सामने खड़े सूरज पर था, जो आंखों में नमी लिए रूहानिका और रियांश को देख रहा था। उसे देख निधि के सीने में कुछ चुभने सा लगा, लेकिन सूरज से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो वहां से मुड़ा और आगे बढ़ गया। उसे वहां से जाते देख निधि भी अब और रहा नहीं गया, वो उसके पीछे वहां से निकल गई। रात के 10 बजने को आए थे। मल्होत्रा मेंशन के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से सब एक एक कर निकले। रिया और बाकी सभी लड़कियों ने रूहानिका के स्वागत की तैयारी कर ली थी। रिया द्वार पर खड़ी सामने दिया से बोली, दिया प्लीज वो कलश लेती आओ। ये सुनकर दिया बोली, जी भाभी। ये कहकर वो उठी और वहां से आगे बढ़ गई। उसकी नजरें कलश पर गईं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती वैसे वैसे उसका सिर भारी होता जाता, मगर कैसे ना कैसे उसने कलश अपने हाथों में उठा लिया। अचानक कमजोरी की वजह से वो उसके हाथों से छूटता। उससे पहले ही किसी ने आगे बढ़कर दिया के हाथों पर हाथ रख कलश को संभाल लिया। दिया डर और हैरानी लिए पीछे मुड़ी तो वहां प्रतीक खड़ा उसे ही एकटक देख रहा था। ऐसे ही रूहानिका का स्वागत भी बड़े धूमधाम से सारी रस्मों के साथ पूरा हुआ। सब काफी खुश थे। सालों बाद मल्होत्रा मेंशन में खुशियां वापस आई थीं। दादाजी ने भी खूब आशीर्वाद दिया उन दोनों को। आज व्योम वंश सब खुश थे। ऐसे ही कुछ और घंटे बीत गए। रात का सन्नाटा चारों तरफ गहरा हो चला था, मगर मौसम बड़ा बेईमान था। ये बात उसे थोड़ी समझ आती। बंदिशों के नियम तोड़ने की ताकत सिर्फ इंसानों में ही नहीं, प्रकृति की बनाई हर कलाकृति के अंदर है। बादलों की गड़गड़ाहट जैसे चीखने लगी कि बस अब बारिश कभी भी हो सकती है। वहीं रियांश का कमरा। बाथरूम का दरवाजा खुला तो सामने रूहानिका गीले बालों को पोंछती हुई बाहर निकली। इस वक्त उसने एक खूबसूरत सी लाल रंग की सिंपल शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर लगाए वो अपनी गीली लटों को पीछे करने में लगी थी। उस भारी भरकम लहंगे में तो जैसे उसका दम ही घुटता जा रहा था। कमरे में पहुंचते ही सीधे वो बाथरूम में घुस गई थी। वो जैसे ही नहाकर बाहर निकली वैसे ही उसकी आंखें फैल गईं और गाल शर्म से लाल हो गए। धड़कनें भी मानो बेचैनी पैदा करने लगीं।
वो वहां से धीरे कदमों से खुली हवा की तरफ बढ़ने लगी। बालकनी के दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए जब उसके कानों में पीछे दरवाजा खुलने की आवाज पड़ी। रियांश अंदर आया, प्लेन शर्ट और पैंट डाले। वो अंदर बढ़ा मगर उसके कदम भी बेड की तरफ देखते ही रुक गए। पूरा बिस्तर फूलों से सजाया गया था। कमरे की लाइट्स चारों तरफ से बंद थीं, बस मोमबत्तियों की रोशनी ही उसे हल्की उजागर करती। रियांश की नजरें वहां से होते हुए सामने खड़ी रूहानिका पर भी गईं। वो बालकनी के खुले हुए दरवाजे के पास खड़ी बाहर का नजारा देखने में व्यस्त थी। रियांश मुस्कुराते हुए उसके करीब बढ़ गया, मगर उसने जैसे ही उसकी कमर पर उंगलियां रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, वैसे ही तेज गरजते बादलों के साथ मौसम बरस पड़ा। रियांश रूहानिका से कुछ कहने को हुआ, मगर रूहानिका मुस्कुराते हुए धीरे कदमों से बाहर बढ़ी और हाथ फैलाए बारिश की बूंदों को महसूस करने लगी। रियांश के वो हाथ हवा में ही लटके रह गए। उसे भी अब रहा नहीं गया। वो भी आज इस प्यार की बारिश को महसूस करना चाहता था। बीती हर बातों को, हर एहसासों को भूलना चाहता था। आज वो भी अपना सुकून पाना चाहता था। वहीं रूहानिका अपनी ही दुनिया में मग्न हंसती मुस्कुराती जा रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी की गर्म उंगलियां सरकती हुई महसूस हुईं। अपनी गर्दन पर और शरीर पर एक सरसराहट उसे महसूस हो रही थी। रियांश का एहसास उसमें डूबा। उससे पहले वो पलट गई, मगर उसने नजरें उठाकर रियांश की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, या सच कहें तो हिम्मत शायद बची ही नहीं थी। रियांश बड़े प्यार से बुदबुदाया, बहुत प्यार करता हूं मैं आपसे रूहानिका। ये सुनते ही रूहानिका उसके सीने से लग गई और नम आंखें लिए बोली, मैं भी आई लव यू रियांश। रियांश ने अब मुस्कुराते हुए उसका चेहरा उसकी ठुड्डी से पकड़कर नरमी से ऊपर किया तो रूहानिका की नजरें ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में खोने लगी। उसके सीने में गुदगुदी सी होने लगी। रियांश ने फिर कहा, मैं सब कुछ, हर दुख, हर तकलीफ, हर बीते कल को भुलाकर अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप देंगी ना मेरा साथ हमारा नया कल बनाने में? ये सुनकर रूहानिका आंखों में खुशी के आंसू लिए बोली, हम। ये सुनते ही रियांश की नजरें उसकी आंखों में कुछ ढूंढने लगी। हर तरफ उसे मिलता तो बेइंतहा प्यार और विश्वास। वहीं रूहानिका भी रियांश की आंखों में कुछ यूं ही दिख पा रही थी। ठगी सी, एक जादू हो रहा था रियांश की तपिश से उस पर। ना कोई जल्दी, ना कोई बेसब्री, था तो बस मोहब्बत, इज्जत और ढेर सारा प्यार। रियांश अब धीरे धीरे हवाओं के साथ बढ़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। रूहानिका अपने ख्यालों से तब जागी जब उसे अपने होंठों पर रियांश की गर्म सांसें महसूस होने लगीं। वो एक सपने में खोने लगी और रियांश ने धीरे से अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। जरूरी नहीं जो हम चाहें वो वैसा ही हो। हर लड़ाई का वैसा अंत नहीं होता जैसा इंसान चाहता है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपनी लड़ाइयां ही लड़ना छोड़ दें। वक्त के साथ समय और हालत दोनों सही हो जाते हैं। बस चाहिए होता है तो भरोसा और सब्र। कहानी खत्म, मगर एक नई जिंदगी की शुरुआत फिर शुरू। हाँ, सो दोस्तों, आज नहीं कहूंगी कि इंतजार करिए कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब ये बात भी इसी की कहानी के साथ आगे बढ़ेगी। शायद मेरे शब्दों में नहीं, मगर किसकी सोच में। आशा करती हूँ मेरी लिखी ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। जानती हूँ कुछ कमियां रही होंगी मेरे शब्दों में, आपको कुछ पल महसूस करवाने में शायद मैं कहीं नाकाम भी रही होंगी, मगर क्या करूं, इंसान हूं, बिना गलतियों के सीख भी नहीं सकती और आगे बढ़ भी नहीं सकती। ये कहानी मेरी आने वाली हर कहानी की तरह मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी हमेशा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। मगर आप चाहें तो हमारे मिलते रहने का सिलसिला हम आगे यूं ही जारी रख सकते हैं, किसी नई कहानी, किसी सफर के साथ। बहुत जल्दी ही मेरी बाकी कहानियां भी शुरू होंगी, जिन्हें थकान की वजह से मैंने बीच मझधार में छोड़ दिया था, मगर अब हर कहानी को एक एक कर अपने किनारे पर लाऊंगी। आप पढ़िएगा जरूर
अलविदा, फिर मिलूंगी अपनी लिखे नए एहसासों के साथ। अब तक पढ़ते रहने के लिए दिल से शुक्रिया। रेड हार्ट, तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। रेड हार्ट, अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़